हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल आपके चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे क्या चल रहा है आपका। आपके चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे आजकल चल रहा है आपका जो आपकी एलटी की सीरीज है ना, तो जिसका पार्ट वन है, तो पार्ट वन चल रहा है। तो जैसे कि अब आपको पता लग ही चुका होगा, आयोग ने सिलेबस डाल चुका है कि जो आपका क्या आएगा, जो आपका पैडागोगी है, पैडागोगी कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा। और बाकी जो अन्य चीजें हैं यानी जीएस हो गया, वो सब मिलाकर कितना आएगा आपका, वह 20 नंबर का आएगा। तो इसलिए आप पैडागोगी को जितना अच्छे से कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय खराब न करते हुए हम देखते हैं यथार्थवाद का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम देखेंगे यथार्थवाद एवं शिक्षा का उद्देश्य, यानी यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब हमें यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पता लग जाएगा तो उसी उद्देश्य के अनुसार वो क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधियां बनाएंगे, उसी उद्देश्य के अनुसार अपना पाठ्यक्रम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी जो क्या है हमारे पास फिलोसफी है उसका उद्देश्य जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए चलिए हम उद्देश्य जानते हैं। तो देखिए इनका पहला उद्देश्य क्या है, व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। व्यावसायिक क्षमता तो आप समझ ही चुके होंगे, जिसके द्वारा बालक क्या कर सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके, उसे बोला जाता है आपका व्यावसायिक क्षमता। तो देखिए क्या कहते हैं ये, बालक को किसी न किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए जो आगे चलकर उसकी जीविका का आधार बन सके। तो ये क्या बोलते हैं, बालक को व्यावसायिक शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप बालक को व्यावसायिक शिक्षा नहीं दोगे तो हो सकता है भविष्य में वो क्या ना हो पाए, अपना जीविकोपार्जन करने के लायक भी ना हो पाए। जैसे कि आजकल आपको पता है जो भारत में शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें भी क्या हो रहा है, केवल डिग्री लेने पे ही जोर दिया जा रहा है, जिसके कारण भारत में क्या हो रहा है, काफी अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये सब आपको पता होगा। तो इसलिए यथार्थवादी क्या कहते हैं कि बालक को जब भी आप शिक्षा दो तो उसे कोई ना कोई व्यावसायिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए जिससे अपना जीविकोपार्जन कर सके। अब देखिए जो दूसरा उद्देश्य है इनका, दूसरा उद्देश्य क्या है इनका, जीवन को सुखी बनाना। बालक में ऐसी क्षमता विकसित करना है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो देखिए उनका मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कब कर सकेगा, जब वो शिक्षा के द्वारा कोई रोजगार अपना पाएगा। ठीक है, तो इनका मेन जो उद्देश्य है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमें बच्चे को कोई ऐसी रोजगार परक शिक्षा देनी है जिससे कि क्या हो, बच्चे का क्या हो, जिससे बच्चे क्या कर सके, अपना कोई रोजगार पा सके। और जब रोजगार पाएगा तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो उसका जीवन कैसा होगा, सुखी होगा। ऐसा किसका कहना है, यथार्थवादियों का कहना। अगला इन्होंने क्या क्या तीसरा उद्देश्य है इनका, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। तीसरा उद्देश्य क्या है इनका, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। अब देखिए यथार्थवादी वस्तु जगत को ही वास्तविक मानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है, वस्तु का जगत या वस्तु का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वस्तु को ही वास्तविक जगत मानते हैं। अतः उनके अनुसार जब तक बालक की ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक उसे वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर किस पर मेन फोकस करते हैं कि बच्चे का ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए। जब बच्चों की पांचों ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा तो उसके द्वारा ही अपने आसपास की वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। और अपने आसपास की वस्तुओं से जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो ज्ञान कैसा होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, यानी उसके मार्ग में कोई भी मीडिएटर नहीं होगा। यानी वस्तु का स्वरूप जिस प्रकार का होगा अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा वह उस वस्तु को उसी प्रकार से समझ पाएगा। जब बीच में कोई मीडिएटर आ जाता है तो प्रत्येक वस्तु को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना लगता है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि बच्चे में जब ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा तो तभी वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। यथार्थ ज्ञान का प्राप्त मतलब जो वस्तु जिस रूप में है उसको वैसे ही महसूस कर पाएगा। अब अगले देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण का स्पष्ट ज्ञान वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही संभव है। अब देखिए क्योंकि ये सब कुछ किसको मानते हैं, वस्तु या प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, तो ये क्या कहते हैं, प्रकृति और सामाजिक यानी जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधियों पर भी बल देते हैं। अब अगला आता है सांस्कृतिक और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वय पर बल। ठीक है, यथार्थवादियों के अनुसार हमें यत्न करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को बिना व्यवसाय की शिक्षा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ढंग से समझिए, बिना व्यवसाय की शिक्षा और बिना शिक्षा के व्यवसाय का, अब देखो बिना शिक्षा के व्यवसाय में से कोई एक चीज चुनने का मजबूर ना होना पड़े। देखो क्या कहते हैं, आप ढंग से समझिए। देखिए मैं एक बार फिर से कोटेशन पढ़ रहा हूँ, जो ये कोटेशन कह रहे हैं उसके बाद इस कोटेशन को ध्यान से समझिए कि देखो कितनी गहरी बात कह रहा है। देखिए देखिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें कह रहा है। देखिए क्या कहते हैं यथार्थवादी, यथार्थवादी क्या कह रहे हैं, ठीक है, हमें यत्न करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को बिना व्यवसाय की शिक्षा, यानी जब बच्चा शिक्षा ले रहा है
तो शिक्षा में कोई ना कोई ऐसा विषय होना चाहिए जो उसके व्यवसाय ज्ञान उसको दे। ठीक है, तो उसको क्या दे? व्यवसायिक ज्ञान दे। व्यवसाय ज्ञान जैसे आपको पता है आजकल क्या हो गया, आईटी ट्रेड हो गए, है ना, प्लम्बर, फिटर, ठीक है, और क्या हो गया आपके पास, कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरीके की मतलब जो भी ज्ञान है व्यावसायिक शिक्षा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप बच्चों को केवल कोरी शिक्षा दे रहे हो तो कोरी शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं, हमें बच्चे को एक ना एक व्यवसाय की जानकारी अवश्य देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे को व्यवसाय की जानकारी होगी तभी तो वो क्या करेगा, अपना कुछ रोजगार शुरुआत कर पाएगा, अपना जीविकोपार्जन कर पाएगा। अन्यथा वो केवल क्या ले पाएगा, डिग्री ही ले पाएगा, जिस डिग्री का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात तो क्या करें, जब बच्चे पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे कोई ना कोई व्यवसायिक शिक्षा अवश्य देनी है। अब दूसरी, बिना शिक्षा के व्यवसाय, और बिना शिक्षा के व्यवसाय करना भी ये क्या बोलते हैं, घातक है। क्योंकि जब तक बच्चे को क्या होगा, शिक्षा ही नहीं होगी, कोई भी व्यवसाय अपनाएगा तो उस व्यवसाय में क्या पता उसका नुकसान ही होता है। इसलिए क्या कहते हैं, हमें शिक्षा देते समय बच्चे को व्यवसाय देना है, और बिना शिक्षा के कोई व्यवसाय भी बच्चे को करने नहीं देना है। यानी दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो ये बात किसने कही थी, ये बात यथार्थवादियों ने कही थी। चलिए अब हम चलते हैं यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए। देखो, यथार्थवादियों ने इस बात पर बल दिया है कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हों तथा उसे वास्तविक जीवन के लिए तैयार करें। ठीक है, तो कौन ऐसे महत्व देता है कि हमें बच्चों में केवल वही पाठ पढ़ाने हैं जो क्या है, उसके वास्तविक जीवन पर आधारित हो, ना कि आप ऐसे ही कुछ भी चीजें पढ़ाए जा रहे हो जिसका उनके वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं। अब देखिए, जो यथार्थवादी थे, यथार्थवादियों ने जो हमारे पाठ्यक्रम थे, यानी जो उसमें विषय थे, विषय को दो भागों में बांटा। विषय को कहाँ बांटा, दो भागों में बांटा। पहला उन्होंने क्या बोला, प्रमुख विषय, पहला उन्होंने प्रमुख विषय, दूसरे उन्होंने गौण विषय। प्रमुख विषय यानी जो व्यवसाय से संबंधित है, जैसे प्रकृति, यानी जैसे भूगोल हो गया आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब है ना। दूसरा क्या आपके पास, विज्ञान और व्यवसाय, ये तीनों विषय कैसे माने उन्होंने, मुख्य व्यवसाय माने। तो आपसे पूछा जा सकता है व्यवसाय संबंधी को मुख्य विषय किन्होंने दिया था, किन्होंने दिया था, यथार्थवादी ने। अब दूसरा आता है गौण विषय, यानी जिनको पढ़ाना आवश्यक, इतना महत्वपूर्ण नहीं है पर फिर भी बच्चे को उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या बोला उन्होंने, भाषा, कला और साहित्य। अब देखिए, यथार्थवादियों ने अपने पाठ्यक्रम में 25 से 30 विषयों को स्थान दिया है। तो उन्होंने कुल कितने विषयों को स्थान दिया अपने पाठ्यक्रम में, 25 से 30 विषयों को स्थान दिया है। और जो उसमें इंपॉर्टेंट है उन्होंने प्रमुख विषय बोला, जो गौण है उन्होंने, जो इंपॉर्टेंट नहीं उन्होंने क्या बोला, गौण विषय बोला है। चलिए अब देखिए आगे क्या बोलते हैं फिर यथार्थवादियों ने, फिर आगे क्या क्या। देखिए, उन्होंने बालकों को रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी। अब जब उन्होंने 25 से 30 विषय बताए, तो भाई बालक 25 से 30 विषय तो सभी बालक नहीं पढ़ सकते, प्रत्येक विषय तो नहीं पढ़ सकता। तो उन्होंने क्या बोला, जिस बालक की जैसी रुचि हो उसी के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता भी दी। अगली बात इन्होंने क्या कही, अगली बात इन्होंने कही कि जो क्या होती है आपकी मातृभाषा होती है, मातृभाषा जीवन के विकास की आधारशिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा दार्शनिक, कौन से फिलोसफर मानते हैं कि जो क्या है, मातृभाषा है जीवन के विकास की आधारशिला है, जीवन के विकास की आधारशिला। तो कौन से मानते हैं, यथार्थवादी मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम में मातृभाषा और अनिवार्य विषय और उद्योग अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस शिक्षण पद्धति के अनुसार मातृभाषा और उद्योग अनिवार्य विषय के रूप में होने चाहिए। तो किसके अनुसार, यथार्थवादियों के अनुसार मातृभाषा और क्या है आपके पास, उद्योग अनिवार्य विषय के रूप में होने चाहिए। अब आज करते हैं, अब हमें इनके उद्देश्य पता लग गए, पाठ्यक्रम पता लग गया, तो पाठ्यक्रम और उद्देश्य के अनुसार ही क्या होंगी, शिक्षण विधियां होंगी। तो अब देखते हैं इन्होंने कौन से शिक्षण विधियों को अपनाया है। देखिए दोस्तों, यथार्थवादी शाब्दिकता और आत्मनिष्ठा को शिक्षण विधि से दूर रखता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी शिक्षण पद्धति हो जो शाब्दिकता और आत्मनिष्ठा को शिक्षण विधि से दूर रखती है। अब सबसे पहले आप शाब्दिकता और आत्मनिष्ठा को समझने का अर्थ करिए। देखिए, शाब्दिकता का अर्थ क्या हो गया कि मतलब ऐसी विधियां जो बोलकर, यानी आप समझ लीजिए एक किस्म से व्याख्यान विधि। ये क्या बोलते हैं, हमें केवल व्याख्यान के जरिए बच्चे को नहीं समझाना है, बच्चे को हमें प्रैक्टिकली समझाना है, उसकी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कराना है कि ये चीज ऐसी होती है। और दूसरी आत्मनिष्ठता, तो शाब्दिकता तो आपके समर्थ में आ गया होगा कि एक किस्म से आप जैसे क्या बोलते हैं आजकल लेक्चर विधि बोलते हैं, यानी बोल बोलकर, शब्दों के द्वारा बोल बोलकर नहीं, बल्कि बच्चे को प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। आत्मनिष्ठा का अर्थ हो गया, आत्मनिष्ठा का अर्थ होगा कि जैसे प्रत्येक अध्यापक होता है तो उसके अपने पढ़ाने की कुछ विधियां भी नहीं, उसकी मतलब प्रत्येक वस्तु के बारे में कुछ अपनी थिंकिंग होती है, तो उसको बोलते हैं आत्मनिष्ठा। तो ये क्या बोलते हैं, आत्मनिष्ठा, यानी आप बच्चे को ऐसा ज्ञान दो, जो वस्तु जिस रूप में है उसे उसी रूप में बताओ। उसमें ये ना हो कि आप
आपकी जो थिंकिंग है उस थिंकिंग को क्या आप बच्चे को बता रहा हूँ। जैसे मैं क्या करूँ, जैसे मुझे भाई मैंने देखा पानी है ना, या पहाड़ है, तो मैंने बोला पहाड़ जो नेचुरल रूप होता है वो तो होता ही, लेकिन मेरी अपनी भी तो पहाड़ के बारे में कुछ थिंकिंग होगी, तो मैंने अपनी वो थिंकिंग भी बच्चे को बता दी। तो उसको बोलते हैं आत्मनिष्ठा। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार किसी चीज के बारे में जो सोचता है उसको क्या बोलते हैं, आत्मनिष्ठा। तो ये बोलते हैं कि हमें आत्मनिष्ठ भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप वस्तु के बारे में जो आपके अपने विचार हैं उसको बताने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में बच्चे को बताइए। उसके बाद बच्चा अपने जो विचार बनाता है वो बात अलग है। अब देखिए, ठीक है, तो ये समझ के आपसे पूछा जा सकता है कि शाब्दिकता और आत्मनिष्ठता को शिक्षण विधि से दूर कौन सा फिलॉसफी रखती है। तो कौन सी फिलॉसफी रखती है? यथार्थवादी। अब देखिए, यथार्थवाद वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ आप क्या समझे? जो सत्य है, मतलब जैसा आपको पता है, जैसा आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी जिन पर आप क्या लगाते हो, टिक लगाते हो, भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी उनमें से कोई एक ही सही होगा, जो भी सही होंगे। तो यानी ये बोलता है कि जो वस्तुनिष्ठता का मतलब जो वस्तु जिस रूप में, इस तरीके से मतलब यानी उसके वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करना, वहां पर कोई घालमेल नहीं होना चाहिए। जैसे आप जब क्या करते हो, टिक मार्क क्वेश्चन करते हो, आपका 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से जो सही होगा वो सही होगा, है ना। वहां पर आप अपने कुछ विचार नहीं रख सकते कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वहां पर आप केवल यही बताओ कि ये चीज सही है तो यही चीज सही है, वही उत्तर सही होगा, बाकी क्या होंगे? गलत होंगे। तो यही कहते हैं वस्तुनिष्ठता का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया कि आप बच्चे को क्या बताओ, जो एक्चुअल चीज है उस एक्चुअल चीज को बताओ, उसके बाद बच्चे को डिसाइड करने दो क्या सही है क्या गलत है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? वस्तुनिष्ठता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठता पर, वस्तुनिष्ठ शिक्षण विधियों पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो कौन सा? यथार्थवाद। अब देखिए, यथार्थवादी वैज्ञानिक विधि तथा समस्या समाधान विधि पर जोर देते हैं। तो वैज्ञानिक विधि और समस्या समाधान विधि पर कौन जोड़ता है? तथा यथार्थवाद। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, यथार्थवादी दार्शनिक बैकन ने आगमन विधि का जन्म किया था। तो आपको याद रखने, आगमन विधि की खोज किसने की? आगमन विधि। आगमन विधि की खोज किसने की? बैकन ने की। अब आगमन विधि होती क्या है इसको हम शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि ठीक है, जो आगमन विधि उसकी खोज किसने की? बैकन ने की। और आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो आगमन विधि है वो कौन सी फिलॉसफी से संबंधित है? तो कौन सी फिलॉसफी से संबंधित है? वो है आपकी यथार्थवाद से संबंधित है। चलिए अब हम देखते हैं यथार्थवाद एवं शिक्षक, यानी यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षक क्या होना चाहिए। देखिए, अध्यापक का कार्य बालक का मार्गदर्शन करना है, उसे पथ प्रदर्शक, सहायक तथा निर्माणकर्ता माना गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पथ प्रदर्शक, अध्यापक को पथ प्रदर्शक और निर्माणकर्ता कौन से सिद्धांत मानते हैं? तो कौन से सिद्धांत मानते हैं? कौन सी फिलॉसफी मानती है? यथार्थवाद। ठीक है, तो पथ प्रदर्शक तो आप समझ गए, यानी बच्चे को रास्ता दिखाने वाला। निर्माणकर्ता यानी बच्चे के अंदर जो प्रवृत्ति है उन प्रवृत्तियों को विकास करना, या उन प्रवृत्तियों के अलावा भी बाहर से जो कुछ हो सकता है उसको बच्चे में निर्मित करना, उसी को इसलिए क्या बोला जाता है? शिक्षक को निर्माणकर्ता भी बोला जाता है। शिक्षक का कार्य बालकों के साथ वस्तु को उसी रूप में प्रस्तुत करना माना गया है जिस रूप में वह वस्तु। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि भाई शिक्षक का कार्य क्या है? आत्मनिष्ठ होना नहीं है, यानी उसमें अपने किसी भी जो काम कार्य और उसमें अपने विचार डालना नहीं है, बल्कि जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में वस्तु को बालक के सामने रखना है। अब जिस रूप में वो वस्तु है, जब आपको उसी रूप में बालक के सामने रखोगे तो उसके बाद बालक पर निर्भर करता है वो उसके बारे में क्या विचार बनाता है। यानी हमें बालक पर अपने विचार नहीं थोपने हैं, हमें बालक को वस्तुनिष्ठ बताना है, भाई जो चीज जैसी है वैसी है। अब बालक उसके बारे में जो अपनी थिंकिंग बनाता है वो थिंकिंग अलग है, वो बालक पर निर्भर करती है उसके सोचने का तरीका कैसा है। चलिए अगली चीज, यथार्थवादी शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत बल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्शन शिक्षण प्रशिक्षण पर बहुत अधिक बल देता था? कौन सा? यथार्थवाद। जिससे उन्हें यह ज्ञान हो, उन्हें किन्हें? शिक्षक को। ठीक है, उन्हें का मतलब क्या है यहाँ पे? शिक्षक को। ठीक है, वो क्या कहते हैं? शिक्षक के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, जिससे उससे यह ज्ञान हो सके किस समय कितनी मात्रा में ज्ञान दिया जाना चाहिए। यानी जब शिक्षक प्रशिक्षित होगा तभी तो उसे पता होगा कि हमें बच्चे को, अभी बच्चे की उम्र ही है, बस इसे इतना ही बताना है, इससे ज्यादा बताना इसके लिए हानिकारक हो सकता है ना। अगर आप समझे, जैसे आपके पास कक्षा 6 का बालक है और आप उसे क्या कक्षा 12 की बातें बताने लगे, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। तो वही चीज कौन कहते हैं? यथार्थवादी कहते हैं कि जब आप शिक्षक को प्रशिक्षण दोगे तभी उसे यह ज्ञान हो पाएगा कि बालक को किस समय कितना अध्ययन करवाना है या क्या चीजें बतानी है। चलिए अब अगले चीज देखते हैं, यथार्थवाद एवं बालक। अब अध्ययन किसके लिए करवा रहे हैं? बालक के लिए करवा रहे हैं। तो यथार्थवादी बालक को किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, यथार्थवादियों ने बालक को महत्व स्वीकार किया। यथार्थवादियों ने क्या है? बालक के महत्व को स्वीकार किया है और उसे शिक्षा का मुख्य पात्र माना है। तो चलिए अब ये क्या कहते हैं, उनके अनुसार बालकों की कुछ इच्छाएं, भावनाएं, प्रवृत्तियां और शक्तियां होती हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, परंतु बालक को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, परंतु क्या है? बालक को
स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा किसने कहा? यथार्थवादियों ने कहा। देखो यथार्थवादियों ने बालक को महत्व दिया है। बालक को महत्व देने का अर्थ क्या है? वो बालक की इच्छाओं का, प्रवृत्तियों का, शक्तियों का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में क्या कहते हैं? हम बालक को एकदम स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बालक के अंदर क्या होती है? ऐसी प्रवृत्तियां भी हो सकती है जिससे वो गलत रास्ते पर चला जाए। तो इसीलिए क्या है? शिक्षक है, शिक्षक क्या है? उसका पथ प्रदर्शक है, उसे उंगली पकड़कर सही रास्ते पर ले आता है ना। तो ये क्या करते हैं? बालक को स्वतंत्र न छोड़ने की सलाह देते हैं। जिस प्रकार प्रकृतिवादी क्या कहते हैं? बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, वो खुद से सीखेगा। इसी तरीके से जो हमारे पास कौन है? यथार्थवादी हैं, ये बालक को स्वतंत्र नहीं छोड़ने की वकालत करते हैं। अब देखिए आगे, बालक को इस योग्य बनाना होता है कि वह अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े और यथार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सके। देखिए जो यथार्थवादी कहते हैं, हमें बालक को इस योग्य बनाना है कि वह क्या करे? अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े। ठीक है, हमें क्या करना है? बालक को इस योग्य बनाना है कि वह अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े। और ये कार्य किसका है? शिक्षक का कार्य है कि वो बच्चे को सही रास्ते पर ले जाए, जिससे बच्चा अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े और उसे जो वास्तविक ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। अब देखते हैं हम जो आखिरी चीज है हमारी आज की, यथार्थवाद एवं विद्यालय, यानी यथार्थवादियों के अनुसार विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, वे विद्यालय को एक ऐसी संस्था मानते हैं जहाँ व्यक्ति के अतिरिक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करता है, जहाँ व्यक्ति ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। तो यानी ये क्या मानते हैं कि विद्यालय में बच्चा केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? एक जो विद्यालय वो समाज का ही लघु रूप भी है, यानी वहाँ वो बच्चा सामाजिक ज्ञान भी लेता है, यानी किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ किस तरीके से बोलना है, हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, किस तरीके का हमें उठना बैठना, ये सारी चीजें कहाँ सीखता है बच्चा? विद्यालय। ऐसा कौन मानता है? ऐसे मानते हैं हमारे यथार्थवादी। क्या मानते हैं? वो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? समाज के लघु रूप मानते हैं। चलिए अब आगे देखिए, विद्यालय एक ऐसी, ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं हमारे पास यथार्थवादी? विद्यालय एक ऐसी संस्था है, विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बालक की रुचि, आवश्यकता एवं शक्ति के अनुकूल शिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। अब साथ ही साथ ये क्या कहते हैं? सब कुछ है, हम बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें साथ साथ बच्चे की जो क्या है, बच्चे की आवश्यकता है, रुचि है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हीं के अनुसार हमें विद्यालय में शिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये नहीं कि आप केवल अपने हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे की कोई भी आवश्यकताओं को आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो ये बात भी क्या होगी? गलत होगी। इनके अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कौन सा दार्शनिक चिंतन मानता है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो कौन सा मानता है आपके पास? यथार्थवादी चिंतन ऐसा मानता। अब आगे देखिए, विद्यालय को सभी साधनों और सज्जाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे की रुचि और प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो इसलिए विद्यालय में सभी साधन और सज्जा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण का स्थान है। किसने कहा था? कमेनियस ने कहा था। आपको याद रखना है, आपसे कोटेशन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि विद्यालय मनुष्य के वास्तविक निर्माण का स्थान है। यह कोटेशन किसका है? कमेनियस का है। अब देखिए, यथार्थवादी दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं, इसीलिए वे प्रकृति परिणामों के अनुसार अनुशासन का समर्थन करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दमनात्मक अनुशासन का विरोध कौन करता है? देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, आइडियलिज्म पढ़ाया था। तो आइडियलिज्म भी दमनात्मक अनुशासन का विरोध करता था, और जो यथार्थवादी वो भी दमनात्मक अनुशासन का विरोध करता है। ये क्या कहते हैं कि बच्चे को अगर वो क्या करता है, कोई गलती करता है, तो प्रकृति के अनुसार ही उसे क्या मिलेगा? स्वयं से दंड मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा यथार्थवाद भी खत्म हो चुका है। जो हमारे पास चारों फिलॉसफी थी, चारों फिलॉसफी खत्म हो चुकी है। अब देखिए, जब मैं आपको लास्ट में रिवाइज कराऊंगा, या मैं एक दिन क्या करूंगा, जो हमने चारों फिलॉसफी पढ़ी है उनमें अंतर देख लेंगे और उनमें क्या क्या समानता है, इस तरीके से भी हम इसको एक बार रिवाइज करने की अपनी कोशिश करेंगे। तो जितनी हमारी चारों फिलॉसफी तो खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब हम देखेंगे क्या है हमारे पास, जो अलग अलग दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, रूसो है, प्लेटो है, ठीक है, अरविंदो घोष है, गज्जू भाई को देखा है। तो यानी जितने भी दार्शनिक है, इन दार्शनिकों ने शिक्षा के बारे में अपने क्या क्या विचार रखे, हम कल से उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।